प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले भौगोलिक स्थिति में आप थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं हमारी समुद्री की स्थिति कैसी है। भारत की भौगोलिक स्थिति प्रायद्वीपीय है। भारत तीन ओर से हिंद महासागर एवं उसके भागों अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर तथा द्वीपों सहित समुद्री सीमा कुल 7500 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है। सामुद्रिक शक्ति का महत्व क्या है मित्रों, किन क्षेत्रों में है? जैसे इसमें पहले यातायात संबंधी है। सामुद्रिक सीमा वाले राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय यातायात की सुविधाएं बहुत समय पहले से ही समुद्रों द्वारा प्राप्त करते रहे। समुद्री जहाज़ों को समुद्री दूत कहा जाता है, जो विभिन्न देशों के बीच संबंधों को स्थापित करते रहे। सामुद्रिक श्रेष्ठता ने ही ब्रिटेन को विश्व विजेता बना दिया। लंबे समुद्र तट वाले राष्ट्रों में व्यापारिक सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना समुद्री यातायात द्वारा ही संभव हो रहा है। अगला है व्यापार संबंधी। किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस देश की सामुद्रिक श्रेष्ठता पर निर्भर करता है। तकनीकी और औद्योगिक क्षमता ही किसी राष्ट्र को व्यापारिक क्षमता प्रदान करती है, और वर्तमान समय में वही राष्ट्र शक्तिशाली है जिसका आयात और निर्यात बिना किसी अवरोध के सुचारू रूप से चल रहा है तथा यातायात तथा निर्यात जो है आयात से अधिक है, यानी खरीदना कम पड़े बेचना ज़्यादा पड़े। अगला है सैन्य संबंधी एवं युद्ध की स्थिति में सामुद्रिक शक्ति का निम्न प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे देखा जाए तो कुशल एवं भारी यातायात की सुविधाएं प्रदान करना, क्योंकि मित्रों जब यातायात की सुविधाएं रहेंगी तो वही हमारी सैनिक गतिविधियों में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। युद्ध संबंधी उपकरणों, अस्त्र शस्त्रों एवं उनके पुर्जे एवं कच्चे माल का आयात करना, व्यापारिक जहाज़ों को समुद्री तट तक सुरक्षित पहुंचाना, शत्रु के जहाज़ों को नष्ट करना, शत्रु के आवागमन मार्गों को बंद करना तथा उसकी आपूर्ति लाइन को नष्ट कर देना, एक प्रकार से नाकेबंदी जैसी वाली स्थिति को उत्पन्न कर देना। ठीक है। शत्रु के समुद्री तट पर आक्रमण करना तथा अपने सामुद्रिक मार्गों का इच्छानुसार प्रयोग करना, ये सब संभव है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे भारत की समुद्री नीति। लंबी समुद्री सीमाओं वाले हमारे राष्ट्र की सामुद्रिक नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। भारत की समुद्री सीमा पूर्व में सुमात्रा तक, पश्चिम में केप ऑफ गुड होप, मेडागास्कर, मॉरिशस, सोकोत्रा, आदन, पर्फिया और अरब की खाड़ी तक फैला हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर का विशाल खुला क्षेत्र है और भारत के लिए इन सीमांतों की सुरक्षा करना अनिवार्य है। हिंद महासागर से घिरे सामुद्रिक सीमाओं की देखरेख और सुरक्षा आवश्यक है, जिससे शत्रु को भारतीय समुद्री सीमाओं का उपयोग करने से रोका जा सके। म्यांमार की ओर से सामुद्रिक सीमा की सुरक्षा है तो भारत को म्यांमार के साथ सहयोग करना होगा। इसी सहयोग के द्वारा म्यांमार को चीनी प्रभाव में जाने से रोका जा सकता है और रोका भी जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर म्यांमार की स्थलीय सुरक्षा का भार भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि भारत को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। के.पी. वैद्य ने अपनी पुस्तक नेवल डिफेंस ऑफ इंडिया में भारतीय सामुद्रिक नीति हेतु निम्न सिद्धांत बताए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। शक्तिशाली सामुद्रिक शक्ति का निर्माण किया जाना चाहिए। हिंद महासागर पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया जाना चाहिए। सामुद्रिक सीमांत प्रदेशों की देखभाल एवं सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध करना। पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी सामुद्रिक सुरक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। व्यापारिक तथा लड़ाकू नौसेना में पारस्परिक सहयोग का निर्माण करना। नौसैनिक प्रशिक्षण को अनिवार्य रूप से लागू करना। नौसैनिकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था तथा आधुनिक जलपोतों एवं युद्धपोतों के निर्माण हेतु आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। सामुद्रिक शक्ति को ब्रिटिश झील की तर्ज पर भारतीय झील में तब्दील करने के लिए सामुद्रिक व्यापार को प्रोत्साहन देना। नौसेना तथा औद्योगिक विकास के परस्पर सहयोग होना आवश्यक है। नौसेना का आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक है। वैज्ञानिक नौसैनिक अनुसंधान पर उचित व्यय किया जाए। समुद्र के तटीय क्षेत्र के निवासियों मछली पकड़ने हेतु समुद्र की ओर प्रोत्साहित किए जाएं। जलयान निर्माण उद्योग की स्थापना करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पड़ोसी मित्र राष्ट्रों के साथ नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देना। सेना के सभी अंगों जल, थल एवं वायु में परस्पर सहयोग होना। संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्णतया सहयोग करना। देशवासियों एवं नौसैनिकों को सामुद्रिक विज्ञान का अध्ययन कराना आवश्यक है। मित्रों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हालांकि अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पहला काम तो यह जरूरी ही है कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को सैनिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य हो। ठीक है। अब इसमें सैनिक प्रशिक्षण तो हर नागरिक के लिए जो है अनिवार्य होना चाहिए, खास करके जिनको सरकारी नौकरियां करना है उनके लिए तो बिल्कुल ज़रूर है कि सैनिक प्रशिक्षण जो व्यक्ति ना किए रहे उसको नौकरियां ना दी जाएं।
क्योंकि वही व्यक्ति सुरक्षा के लिए अपने जो है दावे को भी पुष्ट कर सकता है, वही सुरक्षा है तो अपने जान प्राण को हथेली पर लेकर जा सकता है। यानी जो हाथ काज कलम चला रहे हैं वही हाथ कल हथियार चलाने में भी सक्षम होने चाहिए। ठीक है, और इतना ही नहीं, यहाँ पर देखेंगे तो नौसेना में जो आत्मनिर्भरता की बात है, यानी अपने ही राष्ट्र में अपने ज़रूरत की संपूर्ण चीज़ों का निर्माण, संपूर्ण युद्ध यंत्रों का निर्माण करने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि युद्ध के समय जो है ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ज़रूरत की चीज़ें आपको मुहैया हो जाएंगी। हो सकता है युद्ध के समय आपको वो चीज़ें मिलना बंद हो जाएं या ना मिल पाएँ, क्योंकि सामुद्रिक नाकेबंदी भी की जा सकती है चारों तरफ से, और भारत को जो चीज़ें हम बाहर से मंगा रहे हैं वो चीज़ें सामुद्रिक नाकेबंदी का शिकार हो जाए और हमारे तक पहुँच ही ना पाए। ठीक है, इसलिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। और अपने यहाँ जो है हर प्रकार के हथियारों का और ये हर प्रकार के नौसैनिक उपकरणों का भी निर्माण किया जाना चाहिए। और यहाँ पर ब्रिटिश झील के रूप में जैसे ब्रिटेन ने तब्दील कर दिया था हिंद महासागर के, क्योंकि भारत का भी प्रमुख क्षेत्र ही है हिंद महासागर, जो जैसे भारत 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, तो इसे भी जो है भारतीय झील में तब्दील करने का प्रयास करना चाहिए। अब भारतीय झील में तभी तब्दील होगा जब भारत के ये हिंद महासागर के संपूर्ण निचले क्षेत्रों पर भारत का वर्चस्व होगा। अब फिलहाल अभी जो है यहाँ हिंद महासागर के निचले क्षेत्रों में या दाएं बाएं के क्षेत्रों में भी जो है चीन के, अमेरिका के सैनिक अड्डे भी देखने को मिल रहे हैं। ये इतना सरल कार्य फिलहाल नहीं है, लेकिन भारत को प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे मित्रों भारत की समुद्री चुनौतियां। अब देखते हैं यहाँ पर भारत को कौन कौन से खतरा है समुद्र में, इसके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। पहला नंबर है पाकिस्तान। प्रथम चुनौती पाकिस्तान की ओर से है। भारत और पाकिस्तान के बीच सामुद्रिक युद्ध भी हो चुके हैं। कब हुए हैं मित्रों, याद है? 1971 में बांग्लादेश की तरफ से। ठीक है, जिसमें भारत पाकिस्तान पर भारी ही पड़ा है। संभवतः पाकिस्तान की नौसैनिक शक्ति भारत की नौसैनिक शक्ति से काफ़ी कम है, लेकिन यह भी सत्य है कि शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने गाजी पनडुब्बी का प्रयोग किया था, जिससे शीघ्र ही INF राजपूत को ने नष्ट कर दिया। फिलहाल पाकिस्तान से सबसे बहुत बड़ी चुनौती तब तक नहीं है जब तक पाकिस्तान को किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं हो जाता। 1971 के युद्ध में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान का सहयोग करने के कारण महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध होते होते बचा था। भाई 1971 के युद्ध में आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिका का सहयोग करने के लिए डियागो गार्सिया के सैनिक अड्डे से वो एंटरप्राइज आया था, इसे अमेरिका ने भेजा था। और उस युद्ध से बचाने के लिए, एंटरप्राइज के आतंक को खत्म करने के लिए रूसी बेड़ा ने भी भारत की मदद की थी, रूसी बेड़े ने भी। ठीक है, अगला है चीन। भारत का शक्तिशाली शत्रु चीन है। 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन वह मात्र पर्वतीय युद्ध तक ही सीमित था, जिसे बिना किसी निष्कर्ष के चीन ने अपना प्रभाव बनाकर एक तरफा समाप्त कर दिया था। चीन की सामुद्रिक शक्ति भारत से अधिक और आधुनिक है। भारत के लिए वास्तविक खतरा जो है वो चीन की तरफ से अधिक है, क्योंकि चीन विश्व की तीसरी महाशक्ति है और भारत की नौसैनिक शक्ति विश्व में 7वीं है। ठीक है, तीसरा नंबर बांग्लादेश है। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का पूर्ण योगदान रहा है। ये सत्य है कि यदि भारत का सहयोग नहीं होता तो पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार का तांडव मचा दिया होता और बांग्लादेश आज़ाद नहीं होता। बांग्लादेश भारत से शक्ति में तो कहीं का नहीं ठहरता, लेकिन भारतीय सीमाओं पर गोलाबारी का होना, समुद्र में न्यूमूर द्वीप जैसे विवादों एवं मछुआरों को अकारण तंग करना आदि घटनाएं पड़ोस नीति के हिसाब से भारत के लिए चुनौती हैं। चलिए अगली चुनौतियां हम लोग पढ़ लेते हैं। डियागो गार्सिया। आप लोग जानते हैं डियागो गार्सिया में अमेरिका का सैनिक अड्डा है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले वहाँ पर जो है ब्रिटेन का भी समुद्री अड्डा था। ठीक है, ब्रिटेन का भी सैनिक अड्डा था वो, जिसे बाद में उसने अमेरिका को दे दिया था। ठीक है, भारत के दक्षिणी तटीय सीमा से लगभग 1000 मील की दूरी पर स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डा डियागो गार्सिया है। प्रक्षेपास्त्रों के इस युग में इस नौसैनिक अड्डे से भी भारत की सुरक्षा हेतु गंभीर खतरे हो सकते हैं, क्योंकि 1971 के भारत पाक युद्ध के समय बंगाल की खाड़ी में पाक सहायता हेतु अमेरिका द्वारा भेजा गया परमाणु शक्ति चालित विमान वाहक पोत एंटरप्राइज डियागो गार्सिया से ही होकर आया था। अगला है ग्वादर। चीन एवं पाकिस्तान द्वारा ये ग्वादर पोर्ट जो है विकसित किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के अरब सागर में स्थित है। ये भी जो है भारत को अवरोधित करने हेतु विकसित किया जा रहा है।
अगला है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, जिसे मोतियों की माला कहा जाता है। यह चीन की सामुद्रिक रणनीति है, जिसके तहत वह भारत को सैनिक अड्डों के माध्यम से घेरने का प्रयास कर रहा है। पूर्व में कोको द्वीप, दक्षिण में श्रीलंका में हम्बनटोटा, ग्वादर पोर्ट आदि के माध्यम से वो भारत को समुद्र में घेरने का प्रयास कर रहा है। आतंकवाद, भारत में आतंकवादी घटनाएं पाक प्रायोजित होती रही हैं। अभी तक प्रारंभ से आतंकवादी घटनाएं थल मार्ग से हो रही हैं, लेकिन मुंबई ताज होटल पर आतंकवादी हमला करने वाले आतंकवादी समुद्र के रास्ते होकर आए थे। संभावना है कि आतंकवादी हमलों हेतु भी अब सामुद्रिक मार्ग खुल गया है, और उपरोक्त को देखते हुए हमें कह सकते हैं कि भारत को हिंद महासागर में विभिन्न राष्ट्रों, सैनिक अड्डों, आतंकवाद आदि से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की चुनौती भी उत्पन्न हो सकती है, जो कि खास करके अभी हम भविष्य के गर्त में ही छुपा है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको कुछ न कुछ समझ में जरूर आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दिया कीजिए। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।